जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मनीष अग्रवाल क्लियर डाउट चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने इससे पहले क्लास में इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 कवर किया था, जिसके अंदर हमने बेसिक्स टर्म्स जो थे इलेक्ट्रिसिटी के सारे कवर कर लिए थे। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, उसके टर्म्स क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, उसके डिफिनीशन, ईच एंड एवरीथिंग्स। आज हम इस पार्ट में सबसे पहले हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी जो बेटा उसको कवर करेंगे और उसके बाद ओम्स लॉ और उसके एप्लीकेशंस को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बेटा सबसे पहले एक टर्म है बेटा यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी, कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बेटा। देखिए फिजिकल क्वांटिटी जिसका मतलब क्या है, फिजिकल मतलब होता है भौतिक, है ना, भौतिक, और क्वांटिटी मतलब होता है राशियाँ, यानी कि भौतिक ये वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं ना, फिजिकल मतलब हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर्स, जैसे हम लोग बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं, हमारे आउटर स्ट्रक्चर्स को, फिजिकल स्ट्रक्चर्स को हम लोग हमेशा फिजिकल भौतिक वर्ड यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे मतलब क्या है बेटा, चूँकि क्वांटिटी है ना, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको हम लोग मेजर्ड कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि हर वो ऑब्जेक्ट जिसका मेजरमेंट पॉसिबल होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। लाइक जैसे देखिए यहाँ पे कई सारे रनर्स है ना, ये दौड़ रहे होंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस कवर करेंगे। तो बताइए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का मेजरमेंट पॉसिबल है ना। ऑब्वियसली डिस्टेंस कैन मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ लेंथ में डिस्टेंस का मेजरमेंट होता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, है ना। इसलिए हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है। सेम एज यहाँ पे घड़ी है, ऑब्वियसली घड़ी क्या बताता है बेटा, टाइम, समय बताती है, और समय को हम मेजर कर सकते हैं ना, तभी तो हम लोग घड़ी पहनते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 12 बजे हैं, 1 बजे हैं, 2 बजे हैं। हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज टाइम इज अ मेजरमेंट क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसका मतलब टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक लेडीज, एक माँ अपने बच्चे से प्यार कर रही है। यहाँ पे क्या है बेटा, लव। अब मुझे बताओ, अगर कोई पूछे कि बेटा बताओ एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, क्या बोलेंगे, ढेर सारा। क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं, क्या इसका मेजरमेंट पॉसिबल होता है? तो आप कहोगे नहीं सर, इसको मेजर नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या बेटा, क्या लव, अफेक्शंस, इमोशंस, फीलिंग्स, क्या ये एक फिजिकल क्वांटिटी है? बिल्कुल नहीं सर, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसका मेजरमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो बिल्कुल आप ये क्लियर रखिएगा दिमाग में कि जिसका मेजरमेंट होगा वो फिजिकल क्वांटिटी, जिसका नहीं होगा फिजिकल क्वांटिटी नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या है, लव इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या समझ में आ गया। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम ना बोलते हैं यूनिट्स। अब यूनिट्स जिसको हम लोग बोलते हैं इकाई, आपने बेसिक्स क्लासेज में पढ़ा होगा, जूनियर क्लासेज में 7th 8th 9th में, कि यूनिट्स जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। एक यूनिट्स क्या होता है बेटा, एक आपका होता है स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है, एक क्या होता है स्टैंडर्ड यूनिट, और एक होता है बेटा डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक, अब स्टैंडर्ड यूनिट किसको बोलते हैं, यहाँ पे देखिए एक वर्ड है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब ही होता है वो यूनिट्स जो यूनिवर्सल हो। अब यूनिवर्सल मतलब जो, चाहे हम बात करें इंडिया की, चाहे हम बात करें अमेरिका की, चाहे बात करें इंग्लैंड की, दुनिया की किसी भी कंट्री अगर हम जाए ना, एक ऐसी यूनिट्स, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मेजरमेंट का तरीका ना बदले। अब जैसे अगर हम यहाँ पे बोलते हैं अपने इंडिया में कि बेटा 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो ऐसा नहीं कि अगर यूएस में जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, रशिया में जाएंगे तो ये बदल जाएगा। हर जगह पे ना 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर ही होता है। ठीक है, तो ये मीटर है, किलोग्राम है, वेट है, सेकेंड है, आवर है, इसका कैलकुलेशंस कहीं नहीं बदलेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टैंडर्ड यूनिट्स। एक ऐसा स्टैंडर्ड जो सबके लिए स्टैंडर्ड है, सिर्फ हमारे लिए नहीं है। और दूसरा होता है बेटा डिराइव यूनिट्स। इन्हीं स्टैंडर्ड यूनिट्स से कुछ ना कुछ डिराइव्ड, जैसे अगर मीटर है, मीटर एक बेसिक यूनिट होता है। मीटर से बेटा देखो सेंटीमीटर भी बनता है, किलोमीटर भी बनता है, और भी कई सारे हर यूनिट्स के मेजरमेंट्स के ना कुछ डेरिवेशंस होते हैं, उससे कुछ डिराइव वैल्यू निकाली जा सकती है, तो उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो मेनली हमें काम क्या पड़ता है बेटा, स्टैंडर्ड यूनिट से। अब स्टार्टिंग में हमारे ना इस सबसे पहले यूनिट्स के ना, ऑब्वियसली यूनिट्स का एक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है। इसके ना 2 टाइप्स में इसको बांटा गया था। सबसे पहले एक था बेटा एमकेएस सिस्टम और दूसरा था सीजीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम का फुल फॉर्म होता है बेटा मीटर किलोग्राम सेकेंड, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड, और सेम है यहाँ पे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। ये दोनों सिस्टम्स ऑब्वियसली है लेकिन हमारे वर्किंग्स में नहीं है। अभी एक तीसरा सिस्टम है बेटा, इसको बोलते हैं एसआई सिस्टम, है ना, और ये सिस्टम्स अभी करंटली हमारे वर्किंग में है। ठीक है, जिस
जिस यूनिट्स में हम लोग जो भी चर्चा करते हैं ना, मीटर का, सेंटीमीटर, वो सब कहीं ना कहीं उसी में है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? इसका फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, और इसको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स भी कहते हैं। ऐसा यूनिट्स को क्या बोलते हैं? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, या इसको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स भी कहा जाता है। और एक संस्था है जिसका नाम है बेटा IUPAC। ये संस्था है ना जो इसके स्टैंडर्ड को डिराइव्ड करती है, या ये कहिए कि इसका स्टैंडर्डाइजेशन करती है। इसमें अगर कोई चेंज करना हो, कुछ अपडेशन करना हो, तो ये करने का अधिकार किसको बेटा? IUPAC को। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है बेटा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है इस संस्था का, इस ऑर्गेनाइजेशन का। और ये वो संस्था है जो SI सिस्टम्स को, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स की वैल्यूज़ को डिराइव्ड करती है, हमें बताती है। तो अभी जो हम लोग यूनिट करेंगे वो कौन होगा बेटा? SI सिस्टम्स। ठीक, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट SI सिस्टम्स है, वैल्यूज है जो हमको इस चैप्टर में जरूरत पड़ती है। जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट बेटा कूलम। आपको पता है कूलम आपने कब यूज किया था? जब आप लोग चार्ज की वैल्यू लिखी थी। चार्ज का यूनिट होता है ना, ये क्या है बेटा? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसको डिनोट करते हैं Q से। इसका सिंबल क्या होता है बेटा? Q से डिनोट करते हैं SI यूनिट को। ओके, अगर मैं, और इसको किसमें दिया था? इसको दिया था सर कूलम ने। एक्चुअली इन्होंने अपने नाम पे ही इसको बोला था। ये सर कूलम की फ़ोटो जो दिख रहे हो, इन्होंने अपने नाम पे इसका चार्ज रखा था Q। और इसको ये किसके मेजर करते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करता है। इसलिए लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर्ड बाय कूलम, और इसलिए सर कूलम ने दिया था। ठीक है, अब इसको ना एक चीज़ें समझते हैं। यहाँ पे देखिए दो ऑब्जेक्ट है बेटा। ठीक है, ये यहाँ पे आपको दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट्स के अंदर ना दो लाइक चार्जेज हैं। अब लाइक चार्ज का मतलब क्या है बेटा? या तो इसके अंदर प्लस प्लस हो सकता है, या फिर माइनस माइनस हो सकता है। ये दोनों चार्जेज को लाइक बोलते हैं ना। और इन मान लीजिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे बोला है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? 1 1। ठीक है, इन दोनों का मास क्या है? 1 और 1 है। प्लेस्ड इन अ वैक्यूम। ये जो एक बॉक्स दिख रहा है, एक वैक्यूम है जहाँ पे कोई मीडियम नहीं है। डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बेटा? 1 मीटर है। और ऑब्वियसली हमें पता है कि प्रॉपर्टी क्या होती है, कभी भी सेम चार्जेज, लाइक चार्जेज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और लाइक चार्जेज अट्रैक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली 1 मीटर तो पहले से था, और ये दूरी भेगा तो देखो इधर कुछ दूरी इधर, कुछ दूरी इधर, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? रिपेल कर दिया। और जब रिपेल किया तो वैल्यू कितनी होती है वहाँ पे? जब फोर्स लगता है बेटा कितना लगता है? 9 × 10⁹ न्यूटन। ये याद रखना है स्टैंडर्ड में। और यहाँ पे इच चार्ज इज कॉल्ड, जो चार्ज लगा है ना बेटा उसको बोलते हैं 1 कूलम। यानी कि यहाँ पे क्या बोलेंगे? 1 कूलम का चार्ज लगेगा। ठीक है, इसी चीज़ को अगर हम एज अ डिराइव्ड करें, बताएं तो क्या बोलेंगे बेटा? कि यहाँ पे देखिए एक 1 कूलम है ना, दैट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन। अगर उसका ये वैल्यू याद रखिएगा आप लोग कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, निगेटिव, बहुत ही छोटी सी वैल्यू होती है ये। एंड दिस मैग्नीट्यूड ऑफ ए चार्ज इज गिवन बाय फॉर्मूला Q = NE। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। Q चार्ज है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। किसी N कहाँ पे बोलेगा? जिस ऑब्जेक्ट के अंदर, जिस एटम के अंदर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा, और E तो इलेक्ट्रॉन की एक वैल्यू होती है। तो बताइए यहाँ से N की अगर वैल्यू निकालनी हुई तो हम क्या कर सकते हैं? इसको क्रॉस कर सकते हैं ना। और ये यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? Q/E। N की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? Q/E, है ना। तो उसी टर्म्स को यहाँ पे लिखा गया, N क्या हो गया? Q/E। अब मुझे क्या निकालना है बेटा? Q यहाँ पे क्या है? हमने अभी फिगर्स में क्या बना था कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1, और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19। और जब इसको डिवाइड करेंगे ना तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 0.625 × 10⁻19। और ये जो वैल्यू है, या डेसिमल के इधर एक 6 को लेके आ जाइए तो इसको क्या लिख सकते हो? 6.25 × 10⁻18। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी N की। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछा गया था। इसको हम आगे जब आप देखोगे NCERT के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, कई बार प्रीवियस में पूछा गया था। ये जो लास्ट क्वेश्चन था, तो इसको हम लोग कवर करेंगे फिर से। नेक्स्ट क्वांटिटी है बेटा वोल्ट। ठीक है, वोल्ट ऑब्वियसली किसको डिफाइन करता है? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को। ये किसका ऐसा यूनिट है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस का।
ये जो वोल्ट है किसका यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस का, या इन जनरल हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है, वोल्टेज का ऐसा यूनिट है। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमें ऑलरेडी पता है कि क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उनके चार्जेज के जो डिफरेंस होते हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव है, उनके बीच में जो गैप होता है ना उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पे जो वोल्ट है, चूंकि वोल्टेज का यूनिट है, तो हम क्या बोलते हैं, दैट्स अ मेजरिंग अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ऑब्वियसली यहाँ पे एक डेंजर साइन दिया गया है, क्योंकि काफ़ी हाई वोल्टेज भी हो सकता है और लो वोल्टेज भी हो सकता है, यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज है। और ये भी चूंकि सर का नाम था सर जो वोल्टा, इसलिए उन्होंने अपने नाम पर इसको दिया था बेटा क्या, वोल्ट, ठीक है, उन्होंने अपने नाम पर ही दिया था। तो ऐसा यूनिट क्या देखा हमने, V होता है, इसको सिंबल क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्ट, और इसको डिनोट करते हैं V से, ठीक है। यहाँ पे समझिए, देखिए यहाँ पे एक बैटरी है ना, एक सेल है, सॉरी, इसके दो टर्मिनल है प्लस माइनस, तो यहाँ पे जो V एक्चुअली क्या है, V ही है। ये जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस है ना, ये है क्या, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी को कैलकुलेट करता है V, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए इस बैटरी के कारण क्या होता है बेटा, कुछ ना कुछ इस सर्किट है, इसके अंदर चार्ज फ्लो होगा, और जब चार्ज फ्लो होगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, है ना। तो वर्क डन होता है क्या है, इसलिए तो हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे ना कि बेटा वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज मूविंग द चार्ज। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज एक जितने टाइम के रिस्पेक्ट से जो चार्ज मूव करता है उसको क्या बोलते हैं, वर्क डन, है ना, सेम। यानी इसीलिए तो चार्ज और वर्क डन का फॉर्मूला याद होगा आपको क्लास 9 में, कि वर्क डन का फॉर्मूला भी क्या होता था बेटा, mgh, और एनर्जी का फॉर्मूला भी क्या होता है, mgh, सेम होता था ना दोनों, क्योंकि एक्चुअली इलेक्ट्रिक चार्ज, वर्क डन, एनर्जी सब चीज़ें यही है, ठीक। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में ना, वोल्टेज के टर्म्स में एक फॉर्मूला है बेटा, वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना। भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टेज ये किसके बराबर होगा बेटा, वर्क डन अपॉन चार्ज के, और वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और क्यू का ये क्या होता है, कुलम। सो 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, 1 जूल बाय 1 कुलम। यानी कि यहाँ पे क्या समझ में आया है कि जो 1 वोल्ट की वैल्यू है बेटा 1 जूल बाय 1 कुलम की वैल्यू के बराबर होगी। ये जूल बाय कुलम कहाँ से आया, वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, क्यू का होता है कुलम, और 1 वोल्ट अगर यूनिट में मान ले तो 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, 1 जूल बाय 1 कुलम के बराबर होगी। अगर इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए 1 वोल्ट इज द, ये है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बिटवीन, किसके बीच में, 2 पॉइंट्स के बीच में, बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर when 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कुलम। जब 1 जूल वर्क करने में 1 कुलम का चार्ज ट्रांसफर करेंगे किसके अंदर, एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जिसके अंदर करंट कैरिंग हो रहा होगा, है ना, उसको क्या बोलेंगे बेटा, 1 वोल्ट बोलेंगे। यानी कि सिंपली याद रखिए 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कुलम। ऑब्वियसली अगर वर्क होगा तो कोई ना कोई इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर होगा किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग। इस तरीके से आप लोग वोल्ट को डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत, ठीक है। और इसको एक लिखने का तरीका ये भी है बेटा, 1 वोल्ट बाय, चूँकि जूल बाय कुलम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जूल सी कुलम इनवर्स, तो इस तरीके से भी लिखा जाता है। अब इसका अगर माइक्रो, इसका छोटा यूनिट निकालेंगे तो देखो माइक्रो किसके बराबर होगा, 1 बाय 1000 वोल्ट से डिवाइड करेंगे ना, माइक्रो वोल्ट हो जाएगा। तो यानी कि क्या होगा, 1 बाई 10 का पावर क्यू वोल्ट, इसको 10 का पावर -3 भी वोल्ट भी लग सकते हैं। और अगर इसको किलो में कन्वर्ट करना हो तो सिंपल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है ना, माइक्रो छोटा हो जाता है, किलो बड़ा हो जाता है, 10 का पावर क्यू वोल्ट हो जाएगा ये, ठीक। तो ये आपका कन्वर्जन था। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी बेटा एम्पियर। एम्पियर जो होता है ना, ये यूज होता है बेटा इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि कहीं ना कहीं एम्पियर क्या करता है, करंट का मेजरमेंट करता है। और ये एम्पियर सर ने दिया था, उसी के नाम पे इनका आया था। तो एम्पियर क्या बेटा, दैट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। और इसको डिनोट करते हैं बेटा किससे, ए से, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिनोट करते हैं, आई से। और ये सर एम्पियर के नाम पे ही आया था। देखिए एक सर्किट से फिर से समझते हैं इसको। अब यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा, ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है कुछ ना कुछ टाइम लेगा ना बेटा, ठीक है। तो इसीलिए चार्ज फ्लो हुआ टाइम के हिसाब से, इसलिए, और जो चार्ज के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग जो चार्ज फ्लो होता है उसी को तो बोलते हैं ना इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए यहाँ पर डिफरेंस क्या है, देखिए I इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने दिया एक निश्चित समय में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है वही तो बताता है इलेक्ट्रिक करंट के वैल्यू। सो वी कैन डिफाइन दैट I इज इक्वल टू व्हाट, क्यू बाई टी। इन वर्ड्स वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अगर आप इसका ऐसा यूनिट निकालिए, देखिए चार्ज का क्या होता है बेटा, चार्ज किसमें निकालते हैं, जूल में ना, कुलम में,
या जूल में? ऑब्वियसली कूलम में। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड, यानी कि अगर 1 लगा दीजिए तो 1 एम्पियर क्या होगा बेटा? 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड हो जाएगा। सेम है जैसे हमने वहाँ डिफाइन किया था, इसको भी अगर डिफाइन करना तो क्या बोल सकते हैं 1 एम्पियर, कि जब 1 कूलम ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड व्हाट? 1 एम्पियर। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर 1 कूलम ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, अ चार्ज डन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। हाउ कैन वी डिफाइन इट? देखिए यहाँ पे 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। एक 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम का चार्ज जो 1 सेकेंड में ट्रांसफर होगा उसे क्या बोलेंगे बेटा? एम्पियर बोलेंगे। सेम है अगर माइक्रो एम्पियर कन्वर्ट करा तो क्या हो जाएगा? 1 का पावर 1000, 10 का पावर -3 हो जाएगा, और अगर आपको किलो में निकालना तो 10 का पावर 6 हो जाएगा। तो ये हमारी कुछ फिजिकल क्वांटिटी थी जिसका यूज होगा बार बार। ठीक, यहाँ पे एक क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, उसी के टर्म्स पे इसको एक बार आप लोग मैच करिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को मैच करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट किसने दिया था? अभी हमने देखा था ना, आई की वैल्यू किसने दी थी? एम्पियर ने। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज क्यू, चार्ज किसने दिया था बेटा? और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट ने दिया था ना। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है आपके, इसको मैच कर सकते हैं आप लोग। इलेक्ट्रिक करंट किसने दिया? एम्पियर। और ये किसने था? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था बेटा? कूलम। एंड पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट। तो ये तीनों क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में, इसको भी आप लोग कवर करेंगे। ये हमारा फिजिकल क्वांटिटीज का पोर्शन था। अब लोग इसके बेस पे ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा टाइप ए में, और आज जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो इन दोनों फॉर्मूलाज पे होंगे जो हमने अभी किया था। हमने एक फॉर्मूला किया था Q = IT, यानी कि चार्ज आपके इलेक्ट्रिक करंट और टाइम के बिहाफ पे। दूसरा क्या था? W = V, वर्क डन, जो पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज के बराबर होता है। और तीसरा था बेटा Q = NE। ये 3 फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे ना, इन तीनों के आधार पर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? एक करेंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, जिससे करंट कितना हो रहा है बेटा? 0.5 एम्पियर का फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए उसको जलाया जाता है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब आपको सिंपली यहाँ पे क्या निकालना है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले गिवन क्या है? देखिए यहाँ पे गिवन क्या है वैल्यू बेटा, उसको लिखिए। सबसे पहले गिवन क्या है बेटा? देखिए सबसे पहले गिवन है 0.5 एम्पियर करंट। टाइम कितना दिया हुआ है? 10 मिनट। आपको पता है कि यूनिट हमेशा सेकेंड में निकलता है, तो 10 मिनट को सेकेंड में बदल लीजिए तो क्या होगा? 60 सेकेंड, यानी कि 600 सेकेंड हो जाएगा ये। अब आपको फाइंड क्या करना है बेटा? चार्ज। आपको पता है कि चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे चूंकि करंट दिया हुआ था, देखिए चार्ज का फॉर्मूला हमारे पास होता है Q = NE। तो ये कब? जब इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Q = IT। और चूंकि यहाँ पे I की वैल्यू भी है और T की वैल्यू, तब इसलिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये वाला ना, IT। ठीक है, तो I की वैल्यू यहाँ पे कितना बेटा? 0.5 एम्पियर। तो कितना होगा? 0.5, और टाइम कितना बेटा? 600 सेकेंड। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, ऑब्वियसली कितना हो जाएगा? 0.5 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये होगा 300 कूलम। तो यहाँ पे चार्ज कितना फ्लो होगा बेटा? 300 कूलम का। तो ये आसान सा क्वेश्चन था एक पहला। इस टाइप के क्वेश्चंस डायरेक्टली आते, देखिए एग्जामिनेशंस में आपके बहुत हार्ड क्वेश्चंस कैरी नहीं होते हैं ना। ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत टफ क्वेश्चंस आता है, बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे, बस आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आना चाहिए। 1 से 2 बार बनाते रहिए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 कूलम। कितना वर्क डन होगा जो चार्ज क्या है बेटा? 2 कूलम का, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट ऑफ 128 वोल्ट्स। यहाँ पे बात हो रही है देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, मान लो 2 अलग अलग पॉइंट्स है। एक पॉइंट्स की वैल्यू दिया बेटा आपका 118 वोल्ट, दूसरा क्या दिया है? 128 वोल्ट। आपसे पूछ रहा है यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करने में ना कितना वर्क डन होगा जब यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड दे दिया है 2 कूलम का। ठीक, तो यहाँ पे गिवन क्वांटिटी क्या है? सबसे पहले देखिए गिवन दिया है बेटा चार्ज कितना है? 2 कूलम का। ओके, डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कितना अभी मैंने बताया था ना, तो 128 से 1 घटेंगे तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। और वर्क डन निकालना है। अभी हमने देखा था वर्क डन का फॉर्मूला। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था बेटा? है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था बेटा? W/Q। तो यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? VQ। तो हमने सिंपली क्या लिखा? वर्क डन क्या बेटा? VQ। V की वैल्यू आपको दी हुई कितना? 10 वोल्ट, और चार्ज कितना बेटा? 2, यानी कि सिंपली आप मल्टीप्लाई करिए 20 वर्क डन है ना, तो क्या होगा? 20 जूल का वर्क डन वहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 20 जूल का वर्क डन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज और सो दैट 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू वॉल्यूम ऑफ 6.25 इंटू 10⁻18 एलिमेंट्री चार्ज है। ये वही क्वेश्चन था जो मैंने बोला था, अब उसमें बताऊंगा। ये ऑलरेडी जो हमने डिराइव किया था, देखिए वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए सिंपल क्या दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम के इक्वल होता है। चार्ज 1 कूलम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आपको पता करनी है। तो बेटा एन क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ई ना, क्यू इक्वल टू एन ई, तो एन क्या होगा क्यू बाई ई, और वैल्यू गिवन है तो 1 बाई सिंपली क्या करिए 1.6 इंटू 10⁻19, और यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.25 इंटू 10⁻18। ये वही क्वेश्चन था जो सेम हमने टॉपिक कवर किया था, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। द क्वेश्चन इज दैट कितना वर्क डन होगा जब एक चार्ज 2 कूलम का मूव करेगा जिसमें पोटेंशियल दिया हुआ है 12 वोल्ट। सेम वही क्वेश्चन है जो हमने अभी किया था। ठीक है, डब्लू भी इक्वल टू क्या होता है बेटा, डब्लू बाई क्यू, तो डब्लू यहाँ पे क्या हो जाएगा भी क्यू के बराबर। यहाँ पे देखिए वैल्यू गिवन है ना, कितना गिवन है आपका, वर्क डन तो निकालना है। ठीक है, चार्ज की वैल्यू क्या दिया है बेटा 2 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया है 12 वोल्ट का, तो सिंपली हम भी क्या होगा डब्लू क्यू, यानी कि 12 इंटू 2 24, यहाँ पे सॉरी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बेटा वर्क डन क्या होगा भी क्यू, तो भी की वैल्यू क्या है 12 इंटू 2 24 जूल का वर्क डन होगा, यहाँ पे 24 जूल का। उसी तरह का क्वेश्चन ये भी था। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्क डन निकाला गया और वर्क डन क्या हो गया 24 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। एक 6 वोल्ट की बैटरी है तो उससे पूछा है कितना कूलम चार्ज। ये भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आप लोग पलटोगे तो कई बार पूछा गया। देखिए यहाँ पे चार्ज आपको दिया गया 1 कूलम, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया 6 वोल्ट, एनर्जी गिवन में बैटरी निकालना है, और डब्ल्यू आपको पता है क्या होता है वी क्यू के बराबर। तो बस सिंपली क्या करिए 1 इंटू 6, तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा 6 जूल के इक्वल होगा। अब देखिए इतने इजी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं 2 से 3 मार्क्स में। अब सोचिए इस क्वेश्चन में क्या था, इसका मतलब है कि बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और निकालने का तरीका पता होना चाहिए। प्रेजेंटेशंस मायने रखता है, आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो इस चैप्टर में। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्वेश्चंस बनाते रहिए। नेक्स्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड पास्ट अ पॉइंट इन अ सर्किट इन विच देयर इज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। इसमें पूछा गया बेटा कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा पर सेकेंड जब एक सर्किट में 5 एम्पियर का करंट हुआ। यहाँ पे देखिए करंट का दिया वैल्यू दिया है ना, करंट क्या है इतना 5 एम्पियर का, टाइम कितना दिया है 1 सेकेंड्स में। आपको पता है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन में कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मूला क्या होता है Q इक्वल टू आई टी, और एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई। अब देखिए यहाँ पे अगर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान ले, अब एल एच एस देखिए सेम है दोनों का, है ना, तो आर एच एस भी सेम कर सकते हैं ना, तो आप लिख सकते हैं ना आई टी इक्वल टू वॉट एन, इसका यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे और उससे क्या निकालेंगे बेटा हाउ मच इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल आप क्या लिख सकते हो आई टी डिवाइडेड बाई ई, और i क्या है बेटा 5, टाइम कितना दिया है 1 सेकेंड्स, और ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻−19, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻−19, और इसको सॉल्व करने पे हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा इसका आंसर क्या होगा बेटा 31.25 इंटू 10⁻18। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 31.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा इस सर्किट के अंदर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू द 230 वोल्ट मेन सप्लाई। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो कनेक्टेड है किसके बेटा 220 वोल्ट के मेन सप्लाई से। एक्चुअली हमारे इंडिया में स्टैंडर्ड 220 वोल्ट का होता है, कुछ कंट्री जहाँ 230 वोल्ट होती है, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया गया उसको मान के चलिए।
एक करंट ऑफ 8 एम्पियर, एक 8 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है उस हीटर से। तो पहला क्वेश्चन पूछा है हाउ मच चार्ज फ्लोज अराउंड द सर्किट इन ईच सेकेंड, हर सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, यानी क्यू की वैल्यू निकालनी है। ठीक, दूसरा क्या पूछा हाउ मच एनर्जी, एनर्जी भी निकालना है इन सेकेंड, यानी कि वर्क डन भी निकालना है। तो ऑब्वियसली आपके पास ये भी एक ईजी क्वेश्चन ही है। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, सबसे पहले देखिए गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस वी की वैल्यू क्या गिवन है 230 वोल्ट, लिख लीजिए। करंट कितना गिवन है 8 एम्पियर का, 8 एम्पियर, टाइम कितना दिया सेकेंड, चार्ज निकालना है, एनर्जी निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, क्यू इक्वल टू क्या होता है बेटा आई टी, और डब्ल्यू इक्वल टू होता है वी क्यू। अब यहाँ पे देखिए क्यू आई की वैल्यू गिवन है, टी की वैल्यू सिंपली 8 × 1 करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा आप 8 सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे 8 सेकेंड हो गया। बी डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू, यहाँ पे वी भी गिवन है और चार्ज हमने यहाँ पे निकाल लिया है, तो सिंपल 230 वोल्ट है और चार्ज से मल्टीप्लाई करिए, आपका वर्क डन भी निकल के आ जाएगा 1840 जूल, 1840 जूल वर्क डन होगा, और चार्ज कितना होगा बेटा 8 कूलम्ब का। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा लग रहा था, लेकिन देखिए इसका सॉल्यूशन कितना छोटा सा है ना, बस फॉर्मूला याद रहे। तो ये हमने उस बेस पे कुछ 7 क्वेश्चन किए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ओम्स लॉ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि या तो हर साल ये थ्योरेटिकली पूछ लिया जाता है, या फिर इसके एप्लीकेशंस पूछ लिए जाते हैं, या इस पर न्यूमेरिकल तो आता ही आता है। तो ओम्स लॉ क्या था, देखिए ये हमारे इनका पूरा नाम था बेटा जॉर्ज साइमन ओम, इन्हीं के नाम पे ओम्स लॉ पढ़ा है। तो ओम्स ने इस सर ने क्या दिया था, दैट्स गिव रिलेशन बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक क्वांटिटी। इन्होंने 2 इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को कंपेयर किया, उनके बीच में बताया था रिलेशंस। ठीक है, अब कैसे बताया था उसको हम लोग अभी कवर करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया, देखिए क्या हो गया इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ और ये बल्ब ग्लो कर गया। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, इस भी के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ करंट जनरेट हुआ, आई जनरेट हुआ ना। तो इन्होंने एक भी एक पोटेंशियल डिफरेंस भी एक आपके एक फिजिकल क्वांटिटी है, करंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। इन दोनों पे ना उन्होंने एक फैक्ट दिया, एक रिलेशन दिया। रिलेशन क्या दिया, देखिए इन्होंने दोनों केस में देखा, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किया, उसके आधार पे इसने रूल्स बताया। तो इन्होंने रूल क्या बताया बेटा कि ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द मेटेलिक कंडक्टर, इस कंडक्टर के थ्रू जो आई फ्लो हुआ है, करंट फ्लो हुआ है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस इट्स इंड्स प्रोवाइडेड इज टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। यानी कि अगर हम लोग ने पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम करेंगे तो करंट की वैल्यू भी कम होगी, ज़्यादा करेंगे तो करंट वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अगर हम एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे उसको रखें, सेम टेम्परेचर पे रहने दें, मतलब सिंपल भाषा में आप कहिए, इनका लॉ क्या था कि जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करेगी, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उस करंट के इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। सिंपल इन से वी कैन से दैट कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है बेटा भी के, या भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है आई के। हाँ ऑब्वियसली वहाँ पर टेम्परेचर आपको सेम रखना है, स्टैंडर्ड रखना है। तो ये स्टेटमेंट था किसका, ओम्स का। इन्होंने क्या बोला है, ठीक है, सिंपली कि भी क्या बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है। अगर आप इसको कांस्टेंट में चेंज करें तो देखो हमें पता है कि अगर मैं कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन यूज करता हूँ, प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट लगाना पड़ता है ना। तो यहाँ पे देखिए इस साइन को हटाएगा और यहाँ पे कांस्टेंट यूज किया गया आर, यही आर है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। यानी कि यहाँ से एक नई क्वांटिटी मिलने जा रही है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। और ये जो फॉर्मूला है ना V = IR, इसी को बेटा ओम्स लॉ बोलते हैं। और ये जो नया टर्म्स आया आर, रेजिस्टेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए, हीट के लिए, उसके इफेक्ट के लिए। तो हम लोग आर को, रेजिस्टेंस को अच्छे से कवर करेंगे। तो नेक्स्टली हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा रेजिस्टेंस की, है ना। तो रेजिस्टेंस है क्या, देखिए यहाँ पे 2 फिगर्स दिखाए जा रहे हैं, इन दोनों फिगर में समझाता हूँ। एक्चुअली रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं बेटा कि रेजिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है ना जो इलेक्ट्रिक करंट में ना एक सर्किट में ना उसके एटम्स का, उसके इलेक्ट्रॉन्स का ना अपोज करती है। यानी कि एक तरह से रेजिस्टेंस क्या है, इसको बोलते हैं ना एक अपोजिंग फोर्स ही है। ये अपोज करता है हमेशा। जिस तरह से फ्रिक्शन होता था ना, फ्रिक्शन क्या करता था, एक अपोजिंग फ्रिक्स था, उसी तरीके से ये भी अपोज करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ एटम्स है, यहाँ पे चार्ज, ये दोनों ये हमेशा रैंडम मोशंस में होते हैं। जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, बैटरी लगाया, ये एक फ्लो में आ गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे होगा क्या बेटा कि व्हेन एटम्स आर मोर रेजिस्टेंस इज मोर। क्या होता है
थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझिए। जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं, ठीक है, मार्केट में रोड पे जाते हैं, कभी कभी रोड पे ट्रैफिक बहुत मिलता है, जाम आजकल एक आम समस्या बन गई है जाम। तो सोचो जितना ज़्यादा जाम होगा, मुझे उस रोड से क्रॉस करना है तो कैसे करना है, धक्का मुक्की मारते हुए निकलेंगे ना एक दूसरे को। तो सोचो जितना लंबा रास्ता जाम होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा ना बेटा, और जितना रास्ता कम होगा उतना टाइम कम लगेगा। यानी कि अगर एटम्स ज़्यादा होंगे, लोग ज़्यादा होंगे, तो आपको क्राउड भी ज़्यादा झेलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की करना पड़ेगा ना। इसीलिए लिखा गया कि व्हेन एटम्स आर मोर, यहाँ पे एटम्स संख्या अगर ज़्यादा है तो अब इसलिए वहाँ पे क्या होगा, धक्का मुक्की ज़्यादा होगा, उसको बार बार टकराना पड़ेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और अगर एटम्स कम हो गए तो रेजिस्टेंस कम हो गए, करंट। और अब देखिए अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना है, जिस तरह मैंने आपको बोला कि एक रास्ते पे ट्रैफिक ज़्यादा है, आपको पार करना है, तो ऑब्वियसली वो क्राउड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की आपकी स्पीड को कम करेगा ना। तो यहाँ पे भी फ्लो किसका हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का। तो जब गैप कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कम हो जाएगी ना, क्योंकि उसको ज़्यादा अपोज करके धक्का मार के जाना पड़ेगा। सेम है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो, एटम्स कम हो गए तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट भी ज़्यादा होगा ना। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है बेटा कि जब एटम्स आर लेस रेजिस्टेंस इज लेस, और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, ज़्यादा। तो रेजिस्टेंस क्या कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज फ्लो ऑफ करेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी कि वी कैन से दैट सिंपली कि इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है बेटा जो क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करती है। इसीलिए एक रिलेशन आया था, ये क्या, इसका रिलेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब बेटा रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो करंट की वैल्यू हो जाती है कम, है ना। और जब रेजिस्टेंस कम होगा, है ना, रेजिस्टेंस जब एक तरह से कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा हो जाएगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा। क्यों, क्योंकि ये अपोज कर रहा है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा कब होगी, जब एटम ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कब होगी, जब एटम कम होगा। ओके, तो ये था बेटा रेजिस्टेंस। इसीलिए रेजिस्टेंस काफ़ी काम आने वाला है। और इसका एस यूनिट क्या होता है बेटा, ओम, है ना। इसका एस यूनिट याद रखिएगा, ओम सर ने अपने नाम पे दिया था रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चूंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस और आई के रिस्पेक्ट में था, सिंपली तो आर इजकल टू वी बाई आई। और ये कहाँ से आया, क्योंकि वी इजकल टू क्या होता है बेटा, आई आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी बाई आई। ओम्स लॉ से डिराइव किया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई करंट करिए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल जाएगी। इसका एस रेट निकालना हो तो देखो, वोल्ट, वी का क्या होता है वोल्ट, आई का एम्पियर, यानी कि 1 ओम की वैल्यू क्या होगी, 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर के इक्वल हो जाता है ना। तो इसका देखिए, इसको कैसे डिफाइन किया गया, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज 1 वोल्ट। अगर दो एंड्स, किसी भी कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और करंट उससे कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर का, तो हम क्या बोलेंगे, उससे 1 ओम का रेजिस्टेंस है ना। 1 ओम का रेजिस्टेंस कैसे होगा, जब दो एंड्स के से एक 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और 1 एम्पियर का करंट जनरेट हो रहा हो, तो हम क्या बोलेंगे वहाँ पे कि वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या है, 1 ओम के इक्वल होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका बेटा फैक्टर्स, है ना। इस फैक्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चंस कई सारे आपके लटक जाएंगे। तो रेजिस्टेंस आखिर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो देखिए रेजिस्टेंस मेनली ना 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर होता है आपका लेंथ, दूसरा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा मटेरियल, चौथा टेम्परेचर। इन 4 से कहीं ना कहीं फैक्टर्स से आपके रेजिस्टेंस अफेक्ट होने वाले हैं। हम लोग एक एक करके समझेंगे। देखिए सबसे पहला रिलेशन क्या होता है बेटा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी कि जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के ऊपर। लेंथ का मतलब क्या हुआ कि अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर लेंथ आपका कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। डायरेक्टली रेजिस्टेंस आपका लेंथ से कनेक्टेड होता है। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे एक फिगर्स मैं आपको समझ आ रहा हूँ मैं आपको। जैसे मान लो एक मेटल है, एक रॉड है, ये इसके अंदर कई सारे आइटम्स हैं होंगे, है ना। अब सोचिए इसके अंदर एटम्स हैं, इतने सारे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि एटम से को धक्का मार के ही तो वैल्यू आगे जाएगी ना, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। अब सोचिए अगर इसका लेंथ बढ़ा दिया जाए, तो जितना लेंथ बढ़ेगा बेटा तो उतने यहाँ तक तो सेम ही होगा, इसके अलावा भी तो नया यहाँ पे वैल्यू एटम्स होंगे ना।
तो इसको भी पार करके जाना है। जो मैंने आपको एग्जांपल अभी समझाया था ट्रैफिक वाला, अगर सोचिए अगर ट्रैफिक आपका आधा किलोमीटर हो तो कम से कम चलो कि भाई आप जाम छूटा, अगर मान लो ट्रैफिक 5 किलोमीटर में फैला हो तो सोचो कितना टाइम लगने वाला है ना। यानी कि जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगी ना। सेम एज यहाँ पे जितना लेंथ ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एटम्स होगा, और जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। इसका मतलब है कि जो लेंथ है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किसका बेटा, रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के इक्वल। सेकेंड है बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। देखिए उसी एग्जाम्पल्स को समझिए एक ये एटम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स है एक मेटल के अंदर, मेटल रॉड के अंदर। अब इस मेटल रॉड के ना, उसी मेटल रॉड को हमने ना एक थोड़ा चौड़ा कर दिया, वाइड कर दिया, उसके एरिया को बढ़ा दिया, एरिया क्रॉस सेक्शंस को। तो जितने एटम्स होंगे, एटम्स तो वही होंगे ना, बट सोचो वो अब क्या होगा, अब उसके चूंकि एरिया बढ़ गया तो उसका स्पेस मिल जाएगा ना। और अगर स्पेस मिलेगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करना वो आसानी से बचा के निकल जाएगा। यानी कि जब ज़्यादा क्राउड होगा, ज़्यादा कंजेस्टेड होगा तो उसको जाने में दिक्कत होगी, जब थोड़ा स्पेस होगा तो आसानी से पास कर सकता है। बिल्कुल ट्रैफिक वाली कहानी यहाँ भी याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा कि जब एरिया बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है, और जब एरिया कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे मतलब रिलेशन क्या आया कि जो आर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्या बेटा, एरिया के, है ना। यहाँ पे फिगर देखिए, यहाँ जब दरवाज़ा कम चौड़ा होगा तो ऑब्वियसली लोग कम एंटर करेंगे, जब चौड़ा होगा तो लोग आसानी से एंटर कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, देखिए यहाँ पे इफ द डोर इज वाइडर मोर पीपल कैन एंटर, है ना, एंड रेजिस्टेंस इज लेस, एंड इफ वाइड इज थिकर मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो। दैट मीन्स यहाँ पर रिलेशन क्या है बेटा कि आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/एरिया के। ठीक है, अगर ये आपका पहला इक्वेशन है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कोरिलेट करिए तो क्या निकल के आएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, है ना, लेंथ अपॉन एरिया। तो एरिया का क्रॉस सेक्शन का इन्वर्सली और लेंथ का होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखिए यहाँ पे जो रिलेशन निकल के आया, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, यहाँ पे फिर से इस अगर कांस्टेंट प्रोपोर्शनल साइन को हम हटाए तो एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे एक कांस्टेंट आया जिसको बोलते हैं बेटा रो। ये है ना RH रो बोलते हैं इसको, और ये रो को बोलते हैं बेटा रेजिस्टिविटी, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इसको बोलते हैं, या स्टैटिक, है ना, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है। और ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होने वाली है आपके लिए, क्योंकि यही रेजिस्टिविटी है जो मटेरियल्स के, कंडक्टर्स के क्वालिटी को बताता है, उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। हम लोग आगे इसको भी कवर करने वाले हैं। तो अभी याद रखिए कि आर क्या है बेटा, यहाँ पे रेजिस्टिविटी है, और रेजिस्टिविटी क्या होगा, डिपेंड करेगा किसके ऊपर, उसके मेटल्स के प्रॉपर्टी के ऊपर। तो यहाँ पे अगर मैं रो का सेपरेट फॉर्मूला बनाऊँ तो देखो क्या कर सकते हैं, इसको इधर लेके जा सकते हैं, एल को नीचे डाल सकते हैं, तो एक सिंपल क्या हो जाएगा, आर क्रॉस A/L, है ना, रेजिस्टेंस डायरेक्टली मल्टीप्लाइड बाय एम्पियर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ। तो ये फॉर्मूला होता है रो का, रेजिस्टिविटी का। हम लोग उसके फैक्टर की भी बात करेंगे। अब यूनिट की बात करें तो देखो आर के लिए ओम, लेंथ के लिए क्या होता है, एरिया के लिए बेटा मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे लेंथ के लिए मीटर, यानी कि ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, ओम मीटर। तो यहाँ पे क्या यूनिट निकल के आया, ओम मीटर। इसको याद रखिएगा कि रेजिस्टिविटी का रो का यूनिट क्या होता है बेटा, ओम मीटर। और रेजिस्टिविटी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मटेरियल, यहाँ पे दिया है ना बेटा मटेरियल के लिए। यहाँ पे मटेरियल की क्वांटिटी, कोई कॉपर होगा तो उसकी अलग कहानी है, आयरन है तो उसकी रेजिस्टिविटी कुछ अलग होगी, रेजिस्टेंस अलग होगा। हर मेटल्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी कौन बताता है बेटा, रो। नेक्स्ट है बेटा टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर जो होता है बेटा वो भी रेजिस्टेंस के ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर करता क्या है, टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा। जैसे ये पार्टिकल्स है, सोचिए इसमें मैंने इसको टेम्परेचर दिया, हीट दिया, तो एक तो ये पहले से ही मोशन में होंगे, ये पहले से ही मोशन में आपस टकरा रहे होंगे। जब इसको हीट दोगे ना, काइनेटिक एनर्जी दोगे, तो ये और टकराना शुरू करेंगे, भागना शुरू करेंगे। अब सोचो कोई आपके सामने कोई ऐसे आ रहा है, जा रहा है, आगे जा रहा है, आप आसानी से रूट कर पाओगे क्या, क्रॉस नहीं कर पाओगे ना। तो वही चीज़ है, यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन्स पास करना और डिफिकल्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि उस काइनेटिक एनर्जी ने, टेम्परेचर ने क्या किया ना, उसके रेजिस्टेंस को और इंक्रीज कर दिया, और उसके कारण ये और टफ हो जाएगा वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना। यानी कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि टेम्परेचर भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा रेजिस्टेंस के। टेम्परेचर भी रेजिस्टेंस को डायरेक्टली
अफेक्ट करने जा रहा है। तो 3 क्वांटिटी आपकी लेंथ और टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और मटेरियल क्या बताएगा उसकी रेजिस्टिविटी के ऊपर। तो मटेरियल्स के ऊपर तो खैर फैक्टर डिपेंड करता ही करता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाला, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब थोड़ा सा रेजिस्टिविटी की भी चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए एक सर्किट आपने देखा है, एक बैटरी लगाया गया है, ये एक स्विच है। यहाँ पे हम लोग ना अलग अलग वायर लगाने वाले हैं, कंडक्टिविटी वायर। यहाँ पे एम्पियर लगाया गया, एक वैल्यू लगाया इलेक्ट्रिक करंट के समय। तो देखिए जब कॉपर वायर को लगाया गया है ना, तो उस समय ये की वैल्यू देखिए कहाँ पे है, 30 पे। जब कॉपर था तो कितना है ना, इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है, 30 एम्पियर का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वायर चेंज करते हैं। ठीक है, वायर को किया गया चेंज। अब नेक्स्ट वायर क्या है बेटा, नेक्स्ट वायर लगा दिया है देखिए एल्युमिनियम का। अब यहाँ पे वायर क्या हो गया, एल्युमिनियम। और जब एल्युमिनियम लगाएगा तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 20 एम्पियर का, 20 एम्पियर का। ठीक, फिर से वायर को चेंज किया गया, फिर से देखिए यहाँ पे ग्लास रोड लगाया गया। तो ग्लास रोड में देखिए वैल्यू 0 है, यानी कि ग्लास के केस में कोई वैल्यू दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि सर्किट तो सेम है, लेकिन जैसे ही हमने कॉपर लगाया, एल्युमिनियम लगाया, ग्लास रोड लगाया, कुछ और लगाएंगे तो हर समय इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू अलग अलग मिलती है। इसका मतलब है कि रेजिस्टिविटी के ऊपर भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो का मेजरमेंट चेंज करता है। इसीलिए हम अपने घर में जो वायरिंग कराते हैं तो इन जनरल जो भी अच्छे डिवाइसेज वहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉपर वायर प्रेफर करते हैं। अगर हम एल्युमिनियम करेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी और कम हो जाती है। ठीक है, आयरन तो यूज ही नहीं करते जनरली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए, तो जनरल वायर बनाने के रूप में आते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टिविटी भी इफेक्ट करने वाला है, और ये एग्जाम्पल एक्टिविटी से आप बता सकते हो। ठीक है, अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस है बेटा, उसको भी कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर डूज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड होगा, अभी मैंने जस्ट इसका आंसर बताया था, इसको आप खुद से करिए, है ना, इन चारों क्वांटिटी को एक्सप्लेन करिए। दूसरा है, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर चेंज व्हेन इट्स लेंथ इज ट्रिपल्ड। ये अच्छा क्वेश्चन है ना। इज इट्स डायमीटर इज ट्रिपल्ड एंड इट्स मटेरियल इज चेंज टू वन दो रेजिस्टिविटी। यहाँ पे क्या बोला है बेटा कि रेजिस्टेंस कैसे इफेक्ट होगा जब लेंथ ट्रिपल कर देगा, डायमीटर ट्रिपल कर देगा। तो सिंपली देखिए क्या होता है, आपको पता है कि आर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रो एल बाई ए, और एक फॉर्मूला क्या होता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। जब लेंथ को ट्रिपल कर दिया गया तो आपको पता है कि चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो भाई रेजिस्टेंस भी ट्रिपल हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, और रेजिस्टेंस चूंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया कैसे निकालते हैं बेटा, एरिया डी स्क्वायर से निकालते हैं ना। तो यहाँ पे जो जैसे एरिया का फॉर्मूला होता है पाई एल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू को पुट करिए तो क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4। यानी कि अगर डायमीटर को ट्रिपल करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना का बेटा, 19, क्योंकि उसके डायमीटर के स्क्वायर के बराबर होता है। और 1/3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 टाइम्स, यानी कि 1/9 टाइम्स हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछा है मटेरियल चेंज टू रेजिस्टिविटी क्या हो गया बेटा, रेजिस्टिविटी को ट्रिपल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी ट्रिपल हो जाएगा। अभी मैंने बताया था ना कि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के ऊपर भी डायरेक्टली डिपेंड करता है, तो वो भी ट्रिपल हो जाएगा। तो 2 फैक्टर्स पे तो डायरेक्टली डिपेंड करता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा कर दीजिए, और 1/3 है तो स्क्वायर तो वहाँ भी होता है, तो 1/3 का स्क्वायर यानी कि 1/9 टाइम्स होगा। तो इस तरीके से अगर फॉर्मूला आपको पता हो, रिलेशंस पता हो, तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल फिर कनेक्टेड टू द सेम सोर्स वाई। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फिर उस फैक्टर से ही है कि जो करंट फ्लो होगा एक मोटे वायर से और एक पतले वायर से, यानी कि देखिए हम यहाँ पे एरिया घटा और बढ़ा रहे हैं, और आपको पता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का। तो ऑब्वियसली क्या होगा इसका आंसर, सेम सोर्स से सेम हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या होगा, व्हेन कनेक्टेड टू अ सेम सोर्स करंट विल फ्लो मोर इजिली थ्रू द थिक वायर। क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट आसानी से फ्लो होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा 1/एरिया के। तो यहाँ पे इस तरह से आप समझा सकते हो। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने मेनली बेटा क्या किया है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, उसके फैक्टर्स और फिजिकल क्वांटिटी और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कवर किए थे। इसके अगले पार्ट में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, काफ़ी चीज़ें बची है। आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, कॉम्बिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स है, और बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बाकी है। तब तक यहाँ तक अच्छे से इसको सॉल्व करिए, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको आगे शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपके शेयर आपसे ही हमें हिम्मत मिलती है। फिर से अगले पार्ट में मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए विदा करता हूँ बेटा, जय हिंद।